वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज का टॉपिक नहीं बल्कि टॉपिक्स कह सकता हूँ। हम बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, जिससे हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से ज़रूर पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल का क्यों ना हो, उनका स्टैंडर्ड क्यों ना अच्छा हो, और क्यों ना वो अच्छे के मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करेंगे जेके एसएसबी जो क्लास फोर्थ एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और केएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप फ़र्क खुद ही देख सकते हो कि इम्पोर्टेंस क्या है इन टॉपिक्स की। पहले है जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद रौलैक्ट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको वो चीज़ें जानने को यहाँ पे मिलेगी जो आप कभी भूल भी नहीं सकते हो और हमेशा आपको याद रहेंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले रौलैक्ट एक्ट से, क्योंकि पहले रौलैक्ट एक्ट आता है, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट एंड देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी इनमें काफ़ी ज़्यादा आपस में एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इंसिडेंट से, ये जो मोमेंट से, ये साथ में चले, यानी एक के बाद एक मोमेंट्स लगातार चलते रहे, खासतौर पर कंसेक्यूटिव 19 से लेके 22 तक, यानी 19 से लेके 22 तक। तो रौलैक्ट एक्ट कब आ गया? 1919 में। ये कौन सा एक्ट था इसके मुतलिक, और इसका मतलब क्या था इस एक्ट का? अंडर दिस एक्ट, याद रखिएगा, अंडर दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अलाउड टू इम्प्रिजन एनी पर्सन फॉर 2 years। इस एक्ट की मदद से, या इस एक्ट के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट लाया, एक ऐसा कानून लाया कि वो किसी भी भारतीय को, खासतौर पर भारतीय को, इंडियन को जेल में बंद कर सकते हैं। कितने साल तक? 2 साल तक, विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का यहाँ पे मतलब यह है कि विदाउट एनीबॉडी कुड बी अरेस्टेड, विदाउट अरेस्ट वारंट। उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं हो सकते थे, कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता, और नो कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट की दलीलें पेश नहीं करनी थी। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि वो इंडियंस पे एक ना जुल्म करने वाले थे। एक खतरनाक कानून था ये। उसके बाद अगर ये कानून लागू हो गया, ये कानून किस पे लागू किया इन्होंने? देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आ रही है जलियांवाला बाग मैसेकर की। थोड़ा सा मैंने इसमें टच किया है, इसको मैंने काफ़ी आपस में मिलाया है, और मिलाया इस तरह से आपको खुद समझ आएगा। अब जलियांवाला बाग मैसेकर हम पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919। ये कब हो गया? 13 अप्रैल 1919 को। अब इसके पीछे क्या कारण था? यही कारण था कि रौलैक्ट एक्ट के ज़रिए दो बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अंडर किस एक्ट? अंडर रौलैक्ट एक्ट। याद रखिएगा, 2 leaders were arrested by Britishers अंडर विच एक्ट? अंडर रौलैक्ट एक्ट। इसका मतलब है उन लीडर्स को क्या करना था? 2 साल तक वो जेल में जाते, और 2 साल तक जेल में जाते उनके खिलाफ ना कोई कोर्ट, ना कोई ट्रायल होता, ना कोई इनको बेल मिलती, कुछ भी नहीं। तो वो बड़े लीडर्स थे, और उनके खिलाफ पाक में, अमृतसर एक पार्क में, पंजाब में पार्क है अमृतसर में, वहाँ पे क्या होता है? अनआर्म्ड क्राउड एक गैदर्ड होता है। एक जो भारत के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए गैदर होते हैं। कहाँ पे? पंजाब में, यानी अमृतसर पंजाब में। और किस लिए? ताकि वो प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, किन के अरेस्ट में? देखिएगा, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा है मैंने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने इनको आपस में थोड़ा सा मैंने रिलेशनशिप दिखाई है कि इसमें कितनी रिलेशनशिप है। अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये किस एक्ट के जरिए अरेस्ट हुए थे? अंडर रौलैक्ट एक्ट। अब ये बात यहाँ पे सही है, जब ये लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जनरल डायर, जी हाँ, जनरल डायर, यहाँ पे ये देखिएगा, जनरल ओ डायर, उसने क्या किया? द मिलिट्री को ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड द मिलिट्री टू ओपन फायर एंड थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वाउंडेड। 1000 से ऊपर जख्मी होते हैं और 1000 से ऊपर मारे जाते हैं। जी हाँ। और इससे क्या होता है? देखिएगा, इससे बहुत बड़ा एक शॉक लगता है। होल इंडिया वाज इन ए बिग शॉक। ब्रिटिश एक्टेड
कावर्डली, एक बुज़दिलाना हरकत थी ये ब्रिटिशर्स की तरफ से, और पूरा जो देश था इंडिया वो शॉक में चला गया कि इस तरह का जो वाक़ा नहीं होना चाहिए था, वो ब्रिटिशर्स ने करके दिखाया। यहाँ पे जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी जेके एसएसबी जेके पीएससी, और ज़रूर लाइक कीजिएगा आप वीडियो को। वीडियो लाइक करने में आप थोड़ा-सा हिचकिचाते हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। उसके साथ-साथ फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे आप जाके उसको भी वहाँ पे लाइक कर सकते हो। तो अब बात करेंगे हम आगे, इसके बाद क्या-क्या चीज़ें हुई। अब जी, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जी हाँ, जलियांवाला बाग मैसेकर, जी, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्या किया रविंद्रनाथ टैगोर, हमेशा पूछा जाता है ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्नड बैक नाइटहुड टाइटल, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्नड बैक नाइटहुड टाइटल, किसकी वजह से? जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से। एज ए प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया? अपना जो उनको खिताब मिला था, एक टाइटल मिला था, नाइटहुड खिताब मिला था, वो उसने वापस किया ब्रिटिशर्स को, जी हाँ, वो लेने से मना कर दिया। अब ये जब डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, ये दोनों को अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, किस लॉ में? अंडर रवलैक्ट एक्ट, ठीक ठीक है। और लोग कहाँ पे जमा हुए थे? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। और क्या किया उन्होंने? प्रोटेस्ट किया 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन जनरल ओ डायर ने क्या किया? उन्होंने ओपन किया फायर और बेगुनाह लोगों को मारा, और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। उसके खिलाफ अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बुलाया, और कमीशन का काम क्या था? अब देखिएगा यहाँ पे कमीशन किस तरह से एक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे कावर्डली मैंने लिखा है, और कावर्डली को यहाँ पे मैंने से थोड़ा सा टच दिया इसके साथ। हंटर कमीशन बुलाया ब्रिटिशर्स ने, हंटर कमीशन बुलाया ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे इस मसले पर, इस मामले पर, जलियांवाला बाग मैसेकर पर। हंटर कमीशन किस लिए बुलाया गया? जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट, हंटर कमीशन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट बोथ सपोर्टेड जनरल डायर। जनरल डायर को दोनों ने सपोर्ट किया। किसने? हंटर कमीशन ने, क्योंकि मेंबर्स कहाँ के होते? ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश मेंबर्स होते। वो उन्होंने किसका सपोर्ट किया? जनरल डायर का। पार्लियामेंट ने किसका सपोर्ट किया? जनरल डायर का। ये याद रख लीजिएगा। हंटर का हंटर कमीशन जो था उसने किसका सपोर्ट किया? जनरल ओ डायर। यानी एक ऐसा ही एक या कह सकते हैं कि ये कोई कमीशन नहीं था, ये सिर्फ आइवाश था, यानी लोगों को धोखा था, लोगों के आंखों में धोखा था। अब ज़रूर यहाँ पे आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आप देख सकते हो कि खिलाफत का मतलब यहाँ पे क्या है और नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है। देखिएगा, 1919 में रवलैक्ट एक्ट आता है, ठीक है, और 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। 1920 में क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट होता है। 1920 में क्या होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, और 1922 तक ये जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मूवमेंट से, इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी दिखाया है कि आप लोगों को वहाँ पे आप लोग इसमें टॉपिक्स पढ़ोगे, ना कि एक टॉपिक को। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जी हाँ, पहला जो वर्ल्ड वार था, खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, ना कि अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इसमें जिक्र नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जी हाँ, 1914 से लेके 1918 तक हुई थी। इसकी जानकारी मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम के रिलेटेड में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ब्रिटिश वन एंड टर्की वाज रीडन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ? जब पहला जंग अजीम हुआ, पहली वर्ल्ड वार हुई, वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई, और उसके साथ जब जीत हासिल हो गई तो उनका कॉन्फिडेंस हाई था। उन्होंने क्या किया? वो टर्की में चले गए। टर्की में उन्होंने क्या किया? वहाँ का जो सुल्तान था, उन्होंने उसको रिमूव किया पावर से। किसको रिमूव किया? सुल्तान ऑफ टर्की, जी हाँ, उसका जो पावर था वो रीड्रॉन किया। यानी जो खलीफत होती थी, जो मुस्लिम्स का एक खलीफा हुआ करता था, वो कहाँ का था उस वक़्त? टर्की का। और टर्की का जो खलीफा था वो, न कि वो मुस्लिम्स जो टर्की के थे उनके लिए वो हेड था, बल्कि ऑल ओवर
वर्ल्ड जो जो भी मुस्लिम्स थे, जितने भी मुस्लिम्स थे, उनका वो हेड था उस वक्त, मुस्लिम गुरु जिसको हम कह सकते हैं। जी हाँ, तो सुल्तान ऑफ खलीफा जो सुल्तान ऑफ टर्की यानी खलीफा, ऑल्सो कॉल्ड खलीफा, एंड हिज पावर वाज टेकन अवे बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने उसका तमाम जो भी उसके पास पावर था वो सारा लिया। अब इसके ऊपर एक रिएक्शन आने वाला था ज़रूर। मुस्लिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड वर एजिटेटेड, और मुस्लिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह पे दुनिया में जितने भी मुसलमान थे, मुसलमान लोग थे, मुसलमान मुल्कों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और इंडिया में भी मुस्लिम्स थे। इंडिया में भी मुस्लिम्स ने क्या किया, इंडियन मुस्लिम्स स्टार्टेड मूवमेंट। अब मूवमेंट को अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब जब इंडियन मुस्लिम्स ने मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो क्या हो सकता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब आ सकता है यहाँ पे। जी हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ रहा है। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट में तब्दील होता है। पहले ये खिलाफत मूवमेंट होता है, उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन जाता है। सॉरी, पहले ये खिलाफत मूवमेंट होता है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन जाता है। खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, यानी अली ब्रदर्स। इन्होंने स्टार्ट किया। जब ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो गांधी जी ने सोचा कि हिंदू जो है उनको डिवाइड एंड रूल के ज़रिए अलग किया है मुसलमानों से, मुस्लिम्स को जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से दूर किया है ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझी। उन्होंने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि अगर ये वक्त हम एक दूसरे का साथ देंगे तो क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनेगी, यूनिटी बनेगी, यूनाइट होंगे। जी हाँ, लेकिन लेकिन ये सबके जहन में थोड़ी होता है कि हर बात, हर एक की जो थिंकिंग वो सेम होगी। सी आर दास, जी हाँ, सी आर दास अपोज्ड इनिशियली। सी आर दास जो कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि हमें रिलीजियस के मामले में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। रिलीजियस के मामले में यानी मजहबी तौर पर हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपना रिलीजियस मसला है उनको, ये हल करेंगे। लेकिन किसी तरह से गांधी जी ने उनको कन्विंस किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जी हाँ, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स, जो कि 1920 में स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये मैंने 2 बार लिखा है। स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर, किसके लिए, अप्रूवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कहाँ पे, कलकत्ता में। यहाँ पे याद रखिएगा, कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है 1920 में। किस लिए, फॉर द अप्रूवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो चाहते हैं कि हमें अप्रूव मिले, हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किन के साथ मिल जाए, मुस्लिम्स के साथ, अली ब्रदर्स के साथ, शौकत अली एंड मोहम्मद अली के साथ, यानी मुस्लिम्स के साथ, जो इंडियन मुस्लिम्स थे। आगे बढ़ लेते हैं। अब जब यहाँ पे अप्रूवल की बात हो रही थी, अप्रूवल के बाद यहाँ पे उसी समय 1920 में 8 नागपुर सेशन, कांग्रेस ने क्या किया, एक तो सपोर्ट किया। अब तक वहाँ पे अप्रूवल मांग रहे थे, अप्रूवल हो गया। अब एंडोर्स किया, कांग्रेस ने कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, मूवमेंट पे सपोर्ट करना चाहिए। याद रखिएगा 1920 में 2 सेशंस होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कलकत्ता सेशन एंड नागपुर सेशन। कलकत्ता सेशन किस लिए होता है, फॉर अप्रूवल, और नागपुर सेशन किस लिए होता है, फॉर एंडोर्स और सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको और भी इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। ज़रूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बाय अली ब्रदर्स, हमने ये पढ़ा कौन कौन था, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मैंने इसलिए आपको ये लिखा ताकि आपको ये याद आएगा, रिपीट हो जाएगा और आपके लिए ईजी बन जाएगा। उसके बाद सी आर दास, जी हाँ, सी आर दास मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। इसका क्या मतलब होता है कि मेन रेजोल्यूशन, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हु मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी आर दास, सी आर दास मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। बात यहाँ तक ठीक थी। अब ऑल इंडिया जो खिलाफत कमेटी थी, याद रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बाय अली ब्रदर्स, उनकी डिमांड क्या थी, सीधी सी डिमांड थी, सिंपल डिमांड थी, गिव बैक द पावर टू खलीफा,
खलीफा को आपने जो पावर छीना है उनको वापस कीजिएगा, उनकी टेरिटरीज वापस कीजिएगा। लेकिन वहाँ पे अब इसकी रेलेवेंस थोड़ी कम होने लगी। अब क्यों कम होने लगी? वहाँ के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे टर्की के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद है। तो उन्होंने वहाँ पे खलीफत से क्या किया? कह सकते हैं हम किनारा कश कर लिया, यानी वो अलग हो गए और उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो खिलाफत जो रेलेवेंस थी वो ख़त्म होने लगी, आस्ता-आस्ता ख़त्म होने लगी। अब ये खिलाफत कमेटी जो थी, हम बात करेंगे पहले ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए स्पेशल सेशन, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा। जो कलकत्ता सेशन होता है 1920 फॉर अप्रूवल, और नागपुर सेशन किस लिए होता है? टू एंडोर्स। लेकिन अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जी हाँ, क्योंकि मैन रेजोल्यूशन को पास किया किसने? सी आर दास ने। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, याद रखिएगा खिलाफत मूवमेंट कब चला था? 1920 में। नॉन कॉपरेशन भी 1920 में ही स्टार्ट हुआ। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस लिए था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया। हेड कौन थे? ऑब्वियसली गांधी जी वहां पे हेड थे। तो इनकी क्या डिमांड थी? अब गांधी जी की क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें, उन्होंने क्या क्या डिमांड्स की, क्या क्या चीजें करने लगे इस मोमेंट के दौरान? प्रमोशन ऑफ खादी बाई गांधी जी। जी हाँ, चरखा एंड खादी। जी हाँ, हम खुद अपना कपड़ा बनाएंगे, वो यूज़ करेंगे, यानी स्वदेशी, जो अपना स्वदेशी कपड़ा है वो हम यूज़ करेंगे, उसको खुद बनाएंगे। प्रमोशन ऑफ खादी, ठीक है। नॉट टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि पहली बार गांधी जी ने कब कहा कि हमें अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? जो हम बात करते हैं रैशियल कास्ट सिस्टम पे, हमें इस पे नहीं जाना चाहिए, छूत छात पे हमें नहीं जाना चाहिए कि हमने अगर किसी लोअर क्लास को टच किया तो उससे क्या होगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये मूवमेंट आगे नहीं चलेगा, हमें इसको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। बायकॉट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स एक्स्ट्रा, ये बायकॉट होने लगे। स्कूल्स ने बायकॉट किया, कॉलेजेस ने बायकॉट किया, कोर्ट्स ने बायकॉट किया, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या किया? बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मास मूवमेंट कहा गया। अब ये मास मूवमेंट क्यों कहा गया? देखिएगा, पहले बंगाल में कोई चीज़ होती थी, कोई मूवमेंट होता था, वो बंगाल तक ही सीमित रहता था, यानी बंगाल के बाहर नहीं जाता था। कोई यूपी में होता था कोई मूवमेंट, तो वो यूपी में रहता था। केरला में होता था तो वो केरला में चलता था। वो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर कंट्री नहीं होता था। अब ये ऑल ओवर कंट्री, इसमें क्या मसला है? देखिएगा, जो मुस्लिम्स थे, जी हाँ, मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड, पूरे जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो यूपी स्टेट का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो मद्रास का हो, किसी भी स्टेट का हो, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इक्वली इट वाज सपोर्टेड बाय हिंदूज, equally it was supported by Hindus. That's why non-cooperation movement is called as first mass movement, political movement, first mass movement and first political movement, first mass movement and first mass political movement। जी हाँ, फर्स्ट मास मूवमेंट एंड फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट। अब ये मूवमेंट आसानी से चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यूपी गोरखपुर विलेज में, यूपी में एक विलेज है जिसका नाम है गोरखपुर। वहाँ पे क्या होता है? चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922 में। ये इंसिडेंट होता है 5th ऑफ फेब को होता है, 5th ऑफ फेब को होता है ये इंसिडेंट। 5th फेब 1922 कहाँ पे होता है? चोरी चोरा, गोरखपुर, यूपी में एक विलेज है। अब ये क्या क्या मसला क्या होता है यहाँ पे? प्रोटेस्ट ओवर फूड प्राइसेस। ये लोग यहाँ पे फूड प्राइसेस के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, सेल ऑफ लिकर के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं प्रोटेस्ट? क्योंकि फूड प्राइसेस राइज हुई थी, वहाँ पे सेल ऑफ लिकर चल रहा था, शराब की बिक्री हो रही थी वहाँ पे, और लोग ये समझ रहे थे कि उनके बच्चे तबाह हो जाएंगे। और यहाँ से गरीब गुर्बत भी थी, तो फूड प्राइसेस भी हाई थे, तो इसके मुतालिक एक प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। बात आप समझ लीजिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चल रहा है, लेकिन लेकिन
यहाँ पे लोग किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए, इंडिविजुअली वो इसको कर रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पे निकल के सामने आती है, वहाँ पे क्या होता है? क्लैश बिटवीन पुलिस एंड मॉब। जी हाँ, क्लैश होता है। क्लैश, एक हाथापाई होती है किसके बीच में? जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस के बीच में। तो क्या होता है कि लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 22 पुलिसमैन को जलाया, जिंदा जिंदा जलाया जाता है। जब ये न्यूज़ गांधी जी के पास पहुंची, ये कब होता है इंसिडेंट? 5 फेब को। 5 फेब को होता है ये इंसिडेंट, 5 फेब को होता है ये इंसिडेंट 1922 को। जब ये बात गांधी जी तक पहुंचती है तो 12 फेब गांधी जी क्या करता है? कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। 12 फरवरी गांधी जी ने कहा कि हमें इस मोमेंट से वापस लेना चाहिए। वो कंपेल हो गए, मजबूर हो गए इस मोमेंट को वापस लेने में। गांधी जी क्या हो गए? कंपेल हो गए। याद रखिएगा, गांधी जी कंपेल हुए इस मोमेंट को वापस लेने में। याद रखिएगा, गांधी जी कंपेल हुए, मजबूर हो गए इस मोमेंट को वापस लेने के लिए। अब यहाँ पे एक और बात सामने आती है। हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट मास मूवमेंट, फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी फर्स्ट मास एंड फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट इन 1921। जी हाँ, इन 1921, याद रख लीजिएगा। इन 1921 इंडियन नेशनल कांग्रेस in Allahabad session decided to launch non-cooperation at both individual and mass level। याद रखिए, अब तक तो 1920 में क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वो चल रहा था। लेकिन इलाहाबाद सेशन में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया इन 1921 में। 1921 में इलाहाबाद में क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम लॉन्च करें क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट बोथ इंडिविजुअल एंड मास लेवल। अब ये इंडिविजुअल और मास लेवल का क्या मतलब है? एन अपील वाज मेड टू ऑल मेन ओवर द एज ऑफ 18 टू ज्वाइन द वॉलंटरी कॉर्प्स। खुद अपना जो है कि झुंड बनाइएगा। 18 साल से जो भी ऊपर बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो झुंड बनाइएगा, इंडिविजुअली या मास, किसी तरह से भी वो क्या कर लीजिएगा, झुंड बना के इस मूवमेंट को आगे ले जाइएगा। अब गांधी जी वाज डिक्लेयर्ड सोल ऑफ दिस मूवमेंट। गांधी जी को डिक्लेयर किया गया सोल ऑफ दिस मूवमेंट। याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक और बात सामने निकल के आती है कि गांधी जी को पहली बार कब डिक्लेयर किया सोल ऑफ द मूवमेंट? इन 1921 में। किस में? इलाहाबाद सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ। और उसमें क्या कहा गया कि आप बहुत इंडिविजुअली एंड मास लेवल पे आप इस जो इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ले जा सकते हो। बात ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ लेते हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड सोल ऑफ दिस मूवमेंट एंड गांधी जी सेड स्वराज कैन बी अटेन्ड विद इन 1 ईयर। ये क्वेश्चन मैंने परसों जो केस का मेंस एग्जाम होता है उसमें आंसर राइटिंग के सिलसिले में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो वो एक आंसर राइटिंग के सिलसिले में। तो गांधी जी, अब वो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए फेल हुआ क्योंकि गांधी जी ने उन्होंने ये कहा कि स्वराज कैन भी, हमें इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलेगी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। जब आज़ादी 1 साल के अंदर अंदर नहीं मिली तो ये बहुत मुश्किल था लोगों के लिए कि वो इस मूवमेंट को लगातार चलाते थे। लेकिन वो इनके लिए मुश्किल था। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी, जी हाँ, गांधी जी ऑन 10 मार्च was arrested and sentenced to 6 year imprisonment and released from यरवेदा जेल। अब देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप आराम से इस चीज को याद रख लीजिएगा। पहली बार गांधी जी कब जेल चले गए? 1922 में। याद रख लीजिएगा, 1922 में। 1922 10 मार्च 1922 गांधी जी को क्या किया गया? 6 ईयर जेल हुई, 6 ईयर जेल हुई। और वो अब जेल तो हो गई। उसके बाद 1924 में उनको रिलीज किया गया। कौन से जेल में उनको लिया था? यरवेदा, यरवेदा जेल में, यरवेदा प्रिजन में।
ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड देखिएगा, द बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, जो 1924 में 1924 में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो हर साल हुआ करता था। वहाँ पे क्या किया जाता है, गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। गांधी जी पहली बार और आखिरी बार बेलगांव सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब प्रेसिडेंट बनते हैं, जब उन्हें छोड़ा जाता है ऑन हेल्थ ग्राउंड्स पर, जब उन्होंने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया। उसके बाद 10 मार्च को 1922 में उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है फॉर 6 सालों के लिए, फॉर 6 years। और गांधी जी वहाँ पे क्या करते हैं, यरवेदा जेल में 2 साल वो जेल में बैठते हैं और उसे 1922 में रिहा किया जाता है। 1924 में उन्हें रिहा किया जाता है। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको एक सपोर्ट करने के लिए उन्हें क्या बनाया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया 1924 में। पहली बार प्रेसिडेंट बने और आखिरी बार प्रेसिडेंट बने। उसके बाद गांधी जी कभी प्रेसिडेंट नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है। इन 1925 Sarojini Naidu became president of Indian National Congress and she became the first Indian woman president of Indian National Congress. First woman, first Indian woman president of Indian National Congress. ये बात आप याद रख लीजिएगा। देखिएगा, हम यहाँ पे एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे गांधी जी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी उनका रोल रहा है सारा जो है। उसके बाद उन्हीं का ही फेज़ है, पहले मॉडरेट्स का फेज़ था, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स, और अब गांधीयन फेज़ पढ़ रहे हैं हम। तो मैं साथ में गवर्नर जनरल्स को लाता हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई क्वेश्चन आपसे छूट न जाए। देखिएगा, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, उनका पीरियड था 1916 से लेके 1921 तक, 1916 से लेके 1921 तक। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, जी हाँ उन्होंने पास किया। रवल एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, होम रूल मूवमेंट 1916, डेथ ऑफ तिलक 1920। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड वाइस राय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। जी हाँ, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे। उसके बाद 1921 से 1926 तक, 1921 से 1926 तक आते हैं लॉर्ड रीडिंग। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला काम किया, जब उसने देखा कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड था, उसने जब प्रोटेस्ट किया और उसके साथ साथ जो इंडिया में प्रोटेस्ट था उसका जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, रिपील किया रवलैक्ट एक्ट को, उसमें मॉडिफाई किया, चेंजेस किया। पहला चेंज, दूसरा चेंज ये किया, आईसीएस एग्ज़ाम बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, जो आईसीएस एग्ज़ाम होता था, इंडियन कॉम्पिटेटिव सर्विस एग्ज़ाम, वो कहाँ पे होने लगा अब, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी साइमल्टेनियसली। विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया 1922 में। कब, जब लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू 1923 में। अब 1923 में ये लोग पार्टी क्यों बनाते, इसके पीछे काफ़ी एक रीज़न था। देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी। अब उन्होंने एक पार्टी बनाई, वो गांधी जी से वो नाराज़ हुए कि उन्होंने विड्रा क्यों किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। उन्हें नहीं करना चाहिए था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रा, कोई नहीं, इस मूवमेंट को चलना चाहिए था अगर कोई भी इंसिडेंट होता। लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस के, तो वो चाहते थे कि वायलेंस के खिलाफ थे वो, नॉन वायलेंस के वो पुजारी थे, तो उन्हें वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वायलेंस हो वहाँ पे, बॉम्ब मॉब ने 22 पुलिसमैन को जलाया, तो काफ़ी शॉक में चले गए गांधी जी। उसके साथ साथ जब फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हो गई, किसने किया, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू 1923 में। वहाँ पे कांग्रेस अब फिर से डिवाइड होता है, इंडिविजुअली डिवाइड होता है। कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ चले जाते और कुछ लोग ब्रिटिशर्स में ऐड नहीं होते। जो लोग ब्रिटिशर्स में जाते हैं उनको कहते हैं
प्रो चेंजर्स। जी हाँ, प्रो चेंजर्स याद रखिएगा। जो ब्रिटिशर्स के साथ जाते हैं उनको कहते कहते हैं प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स। और जो नहीं जाते उनको कहते हैं नो चेंजर्स, नो चेंजर्स। याद रख लीजिएगा। जो ब्रिटिशर्स के साथ जाते हैं उनको कहते हैं प्रो चेंजर्स, और जो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं जाते हैं वो उनको कहते हैं नो चेंजर्स। अब जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, हम उसमें शामिल हो जाएंगे, हम उसमें बैठेंगे, हम उसमें बैठेंगे। ये कौन कहता है? प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर सेड दैट वी विल सिट ऑन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम बैठेंगे। अब तक तो नॉन कॉपरेशन चल रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। और प्रो चेंजर्स ने क्या कहा कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पे हम बैठेंगे। बैठने का मतलब है हम वहाँ पे शमूलियत पाएंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब वहाँ पे अगर शमूलियत पाया उन्होंने, और जिन्होंने शमूलियत नहीं पाया उनको नो चेंजर्स कहा गया। ठीक है, जो और जिन्होंने नहीं कहा, जिन्होंने नहीं माना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे जिन्होंने नहीं माना, कहाँ पे जाना? गवर्नर जनरल्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो उन्हें क्या कहा गया? नो चेंजर्स। यानी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की। उसके बाद 1925 में एम एन रॉय, जी हाँ 1925 में एम एन रॉय, याद याद रख लीजिएगा। 1925 में एम एन रॉय, यहाँ पे एम एन रॉय क्या करते हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करते हैं। 1925 में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। 1925 में एम एन रॉय ने क्या किया? एक पार्टी एस्टैब्लिश की, कम्युनिस्ट पार्टी। किसने फॉर्म किया था? स्वराज पार्टी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। विड्रा कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। साइमल्टेनियसली कब कहा गया कि एग्जाम इंडिया में भी होना चाहिए और इंग्लैंड में भी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रीडिंग। रवलैक्ट एक्ट को कब रिपील किया गया? 19 लॉर्ड रीडिंग के दोबारा। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो उसकी कब डेथ होती है? 1920 में। होम रूल मूवमेंट कब होता है? 1916 में। जलियांवाला बाग 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। आप जितना भी इसको रिवाइज करोगे, देखिएगा जो बाकी लेक्चर्स हैं हम वो अपने डिस्क्रिप्शन में, जो इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जा सकते हो और वो वीडियोस देख सकते हो। और ज़रूर आप डेफिनेटली अपने जो कमेंट्स है वो भी हमें बता सकते हो आप, कि किस तरह का आपको लेक्चर ये पसंद था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी मुहैया करा देंगे टेलीग्राम के ज़रिए। टेलीग्राम जो हमारी चैनल है वहाँ के ज़रिए हम अब तक ये नोट्स पहुँचाएँगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि आपकी क्या डिमांड है और किस तरह के आपको नोट्स चाहिएगा। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू।